जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पर। कैसे हैं भाई आप सभी, और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद और आशा ये करता हूं कि बहुत स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज ये क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ही कम समय में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस का, जो आपकी आर्मी अग्निवीर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो सारे बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे और पूरी क्लास को देखेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कहाँ गया भाई? बोर्ड हैंग हो गया क्या? बोर्ड हैंग हो गया क्या? हाँ जी, ठीक हो गया, रुक जाओ। ये 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 40:35 समानुपात 35 के, ठीक है? आपको बताना है k-1 का मान। तो सर सबसे पहले आपको k का मान निकालना पड़ेगा। तो निकाल दो भाई, k का मान क्या होगा? ये हो जाएगा 40। देखो k का मान निकाल दो सबसे पहले। ये हो जाएगा सब 40। देखो k का मान कैसे निकालेंगे? 40 तो है ही, ये 35 है। समानुपात को हम एज ए बराबर के चिन्ह के रूप में लेते हैं 35 अनुपात के। समानुपात में जब भी 4 चीजें होती हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो मेरे भाई बाह्य पदों का गुणनफल हो गया 40 गुना में के, आंतरिक पदों का हो जाएगा 35 गुना में 35 हो जाएगा साहब। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ये हो जाएगा साहब 35 गुना में 35 बटे 40। तो 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40। अब देखो ये हो जाएगा आपका, देखो अब और तो कटेगा नहीं। 7 पंजे 35, हासिल किया आपकी 3, 7 21 22 23 24 बटे कितना हो जाएगा 8। लेकिन k का मान तो हमारे पास आ गया, तो हमें k-1 पूछा है साथी। k-1 पूछा है हमें, k-1। तो k के मान में से 245/8 में से आपको -1 करना है। तो कितना आ जाएगा? तो 245 में से 8 माइनस कर दो तो 237 ही आएगा क्या? 237 ही आएगा क्या? बिल्कुल, 237/8। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्त? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था बस क्वेश्चन में, जो चीजें हमें दे रखी थी उसी का इस्तेमाल करना था। समानुपात के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहां से देखो आपको क्या बोला है। देखो आपको सबसे पहले दे रखा है ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं तो त्रिभुज ABC ये समरूप होगा, यानी कि सिमिलर होगा। त्रिभुज ये A नहीं है, ये त्रिभुज है, ठीक है, PQR के। तो समरूप त्रिभुज की क्या खास बात होती है बताओ? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर अनुपात में होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो हम यहाँ पे देखो कौन कौन सी भुजा ले, बताओ कौन कौन सी भुजा ले। तो सर इसकी भुजा AB हो गई, इसकी भुजा AB और इसकी भुजा PQ। AB बटे PQ बराबर BC बटे कितना हो जाएगा? QR बराबर AC बटे कितना हो जाएगा? AC बटे PR हो जाएगा साहब। AC बटे कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? PR हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है और जो पूछा है उसको ले लो। हमें दिया हुआ है सब इनका परिमाप क्रम से, यानी कि परिमाप दिया हुआ है। तो समरूप त्रिभुजों का परिमाप वही होता है जो भुजाओं का अनुपात होता है। यानी कि जो परिमाप है ना, परिमाप का जो अनुपात होता है वही भुजाओं का अनुपात होता है। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर हम कर देते हैं। परिमाप का जो अनुपात होता है समरूप त्रिभुजों का, वो वही अनुपात होता है जो उनकी भुजाओं का होता है। यानी कि भुजाओं का अनुपात ये है और ये परिमाप के अनुपात के बराबर है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप पहले ले लूंगा 24 और त्रिभुज PQR का बाद में ले लूंगा 40 आ जाएगा। तो साहब हमें देखो क्या पूछा है? PQ कहाँ है बताओ? PQ सर यहाँ है, तो इसको ले लेंगे AB का मान पता है क्या? हम बिल्कुल सर पता है। AB का मान सर 5 है और PQ का मान हमसे पूछा है, और ये वही अनुपात होगा जो परिमाप का अनुपात है। परिमाप का अनुपात दे रखा है 24:40, ठीक है। काटा पीटी कर दो। अब देखो 8 तिये 24, 8 तिये 24 आ जाएगा, 8 पंजे 40 आ जाएगा।
तो साथ ही पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 5 25/3 आ जाएगा सर, 25/3 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है साहब, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है। क्लियर है बात, क्लियर है क्या भाई, बता दो एक बार सारे बच्चे थम्स अप करके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं ये मेरे को बता दो आप। देखो रिकॉर्डेड सेशन है तो आपको हल्के में नहीं लेना है कि भाई हाँ रिकॉर्डेड है तो इसको देखेंगे नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी काम बस भाई जाना पड़ गया तो भाई आपके लिए रिकॉर्डिंग है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना है इनको, ठीक है बिल्कुल। तो दो सकेंद्रीय वृत्त हैं तो बड़ी शिद्दत के साथ हम दो सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। दो सकेंद्रीय वृत्त दोस्त ये हमने बना लिए हैं, एक ये हो गया साहब और ये साहब एक दूसरा ये हो गया। क्लियर है क्या बात, बात क्लियर है क्या? जी हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं 10, यानी कि बड़े वाले की 10 है, सकेंद्रीय है तो ये इनका केंद्र हो गया। बड़े वाले की त्रिज्या 10 है और छोटे वाले की कुछ और मान लो, छोटे वाले की त्रिज्या कुछ और मान ली, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताइए, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो बड़े वृत्त की वो जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी वो ये होगी। देखो बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को यहाँ पे स्पर्श कर रही है। छोटे वृत्त को यहाँ पे स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही बताओ? बिल्कुल सर छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है सर। ये बड़ी वृत्त की जीवा होगी। तो इस जीवा की लंबाई आपको निकालनी है दोस्त, इस जीवा की लंबाई आपको निकालनी है। ये देखो यहाँ पे इसको मिला देते हैं। अब देखो यहाँ से मेरे को एक छोटी सी बात आप बताइए, ये क्या है? ये तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है सर, वो कितनी है? वो है 6 सर। और ये कितनी है? ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये 10 है। तो क्या ये 90 डिग्री एंगल बनता है? कि आपको पता है कि केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा हमेशा उसको दो बराबर भागों में और 90 डिग्री पे डिवाइड करती है, ठीक है सर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से 10 है, ये 6 है, तो ये क्या ये 8 होगी कि नहीं होगी? 8, 6, 10 एक ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता? मैंने अभी बताया कि इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये 8 है तो आपका ये भी 8 होगा। 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा सर। तो जो जीवा की लंबाई है वो 8 मत कर देना आप गलती से, 16 करना भाई, है ना। कई बच्चे होते हैं जो गलती से 8 कर देते हैं, क्योंकि 8 निकालते हैं सीधा बोला सर 6, 8, 10 हो गया। अब उनको क्या पता भाई दुगना भी करना है, क्योंकि जीवा की लंबाई पूछी है। आपने निकाल कर कोई मतलब बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, आपको सही आंसर निकालना है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना है इन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए फिर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए भाई, क्या कह रहा है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। समलंब चतुर्भुज की बात हुई है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है बताओ? समलंब चतुर्भुज आपने देखा है क्या? अभी दिखा देते हैं, नहीं देखा तो ये रहा, ये समलंब चतुर्भुज है भाई, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो अन्य भुजाएं जो है समांतर नहीं होती, ठीक है बिल्कुल। अब यहां से आपको बताना है, देखो जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं एक तो 15 दे रखी है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं, यानी कि ये 15 है तो साथ ही ये 16 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 961। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है वो भी लिख लो लगे हाथ। समांतर चतुर्भुज ये क्या है? सॉरी समलंब चतुर्भुज, समलंब, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सारे बच्चे लिख लीजिए। वो क्या होता है? 1/2, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, योग गुणा बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, वो बीच की हाइट आती है वो लंबवत ही आती है, आपको हमेशा लंबवत ही लेनी है। तो बस यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या सर? बिल्कुल सर, फिर क्षेत्रफल 961 दिया हुआ है बराबर, ये कितना हो जाएगा? समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग करो जरा एक बार, तो वो हो जाएगा साहब 15 प्लस में 16। और उनके बीच की दूरी तो आपसे पूछी है, भुजाओं के बीच की दूरी पूछी है, तो उसको मैं हाइट h मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा? 961, 961 बराबर 1/2 गुणा में 31 इंटू कितना आ जाएगा? हाइट, 31 इंटू हाइट आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 31 से काटोगे, 31 का वर्ग होता है तो 31 बार चला जाएगा, तो हाइट बराबर कितनी आ जाएगी आपकी? 31 दूनी 62 आ जाएगा। हाइट बराबर कितना आ जाएगा? 31 दूनी 62। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4। देखो फॉर्मूला बेस है, आपके एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, या क्षेत्रफल देख के आपको भुजाओं के बीच की दूरी पूछ सकता है, या फिर भुजाओं की एक भुजा की लंबाई दे देगा, आपको बीच की दूरी दे देगा, दूसरी भुजा की लंबाई पूछ लेगा। तो बस ये 4 चीजें हैं, समांतर भुजाओं का योग है, ये है क्षेत्रफल है, बीच की दूरी है। इनमें आपको कोई सी भी चीज देकर कोई सी भी चीज पूछ सकता है, ये तो भाई उसका फर्ज बनता ही है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट बनाइए। एक आदमी 10% हानि पर 990 रुपए में एक साइकिल बेचता है। 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे साइकिल किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? देखो, सबसे पहली वाली कंडीशन में क्या करता है, वो 990 रुपए में साइकिल बेचता है और 10% लॉस पर। तो अगर मैं मानता हूं, देखो एक होता है सीपी और एक होता है एसपी, समझना बात को। आपको सीपी नहीं पता उस साइकिल का, आपको एसपी पता है डायरेक्टली। एसपी डायरेक्टली पता है तो आप यहाँ पे एसपी लिख लीजिए, एसपी अभी मत लिख लीजिए, क्योंकि आपको सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी मानना पड़ेगा। तो सीपी हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले, सॉरी, लाभ और हानि में हमेशा जब मानने की बारी आती है ना, तो हम 100 को मानते हैं, सब 100 यूनिट मान लेंगे ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा सीपी 100 यूनिट है, सीपी 100 यूनिट है, 10% की मेरे को हानि होती है, तो मेरा एसपी कितना आ जाएगा, 100 का 10% होता है 10, और हानि है तो घटा दूंगा, तो 100 में से 10 घटाऊंगा तो 90 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर, 90 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। अब आपको विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, विक्रय मूल्य तो आपको दिया हुआ है कि वो तो सर 990 है, 990 रुपए है। तो आपको रेशियो की वैल्यू को 990 से कंपेयर करना है। कितने गुना है? 990 में 90 का भाग दे दो, तो सर 11 गुना है अपने आप का। तो ये भी तो क्रय मूल्य भी रियल वाला जो होगा वो 11 गुना ही होगा, यानी कि क्रय मूल्य आपका 1100 रुपए था। क्रय मूल्य कितना था? 1100 रुपए था। अब आपके सामने सब कुछ है, अब जो पूछा है वो निकाल दो। क्रय मूल्य आपका आ गया। अब आपसे पूछा है कि 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे साइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 24% का लाभ, यानी कि 1100 रुपए पर आपको 24% का लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ते हैं भाई, हानि होती तो 100 में घटाता, और लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ना पड़ता है। तो 100 प्लस 24 यानी कि 124 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 11 चौके 44 हासिल की 4, 11 दूनी 22 और 4 26 हासिल की 2, 11 एकम 11 12 13 यानी कि 1364। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है क्या भाई? थम्स अप करके बता दो एक बार। सर बोले सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलिए आप। तो क्वेश्चन नंबर, ये भाई आपकी जो है संकल्प बैच है एसएससी एग्जाम्स 2025 के लिए। तो सारे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत डेडिकेटेडली, वो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी यूपी पुलिस वाले बच्चे इस बैच के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन की दिशा में ही चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 50 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की चाल कितनी है? ट्रेन की चाल कितनी है ये आपको बताना है। ट्रेन की चाल कितनी है भाई? तो ट्रेन की चाल है, देखो ट्रेन जब किसी आदमी को पार करती है ना, ट्रेन जब किसी आदमी को पार करती है तो आदमी की जो दूरी है उसको नगण्य मानते हैं हम, उसको नगण्य मानते हैं। लेकिन आदमी की चाल है 3 मीटर प्रति चाल से ट्रेन की दिशा में चल रहे एक आदमी को, आदमी की चाल है, आदमी की चाल 3 है, और ट्रेन की चाल कितनी है? ट्रेन की चाल कितनी है वो आपको नहीं पता, तो आदमी की चाल को नगण्य नहीं कर सकते आप। ट्रेन के सापेक्ष आदमी जो है उसकी दूरी बहुत कम है, उसको नगण्य कर दिया, लेकिन आदमी चल रहा है तो उसको नगण्य नहीं कर सकते। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो मैंने ट्रेन की स्पीड x मान ली। अब ट्रेन जब इसको पार करेगी तो कितनी लंबाई चलेगी? खुद की लंबाई के बराबर चलेगी। तो ट्रेन की लंबाई है 300, यानी कि 300 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी है, ये दूरी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल इंटू क्या होता है? साथी समय होता है। तो दूरी कितनी आ गई सर? ट्रेन की खुद की लंबाई दूरी होगी, ठीक है। चाल कितनी है सर? सापेक्ष चाल, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो x माइनस का 3 हो जाएगा, गुणा समय कितना है साहब? 50 सेकंड है तो 50 सेकंड हो जाएगा। अब देखो ये 3 तो है मीटर पर सेकंड में, और x भी हमने मीटर पर सेकंड में माना है, समझ लिए, ठीक है। ये 50 हमने आ दिया, सब कुछ मीटर में ही है, यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 50 से काट दो, 50 है 300 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 9 मीटर पर सेकंड। 9 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्रेन की चाल कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड। आपको वही तो पूछा है, ट्रेन की ही तो चाल आपसे पूछी है, 9 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 आपको दे रखा है।
देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपके लिए आ सकता है, तो उसमें आपको गड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है, उसमें गड़बड़ी भाई आपको नहीं करनी है। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ धनराशि है, उस पर साधारण ब्याज भी आपको मिल रहा है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज CI भी मिल रहा है, ठीक है सर, बात ओके है। ये तो देखो आपको सीधा सीधा मिलता है कि 4% की रेट है और 2 वर्ष का समय है, ये भी 4% की रेट है और 2 वर्ष का समय है। साधारण ब्याज तो सर सिंपल होता है, सीधा सीधा मिल जाता है, यानी कि 402 को गुणा कर दो, यानी कि 8% सर मेरे को 2 साल में ब्याज मिलेगा, जितनी मेरी राशि है, यानी कि मेरी राशि का 8% ब्याज मिलेगा। ये तो सर सीधा सीधा आपको समझ में आ गया, 4 दूनी 8% सर साधारण ब्याज मिलेगा। लेकिन क्या चक्रवृद्धि ब्याज भी 8% ही मिलेगा क्या? नहीं, 8 से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्याज भी मिलेगा। तो यहाँ पे सर मैं नेट परसेंटेज कैसे निकालूं? जैसे यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ भी मेरे पास अगर नेट परसेंटेज आ जाए तो मैं दोनों को कंपेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे नेट परसेंटेज निकालने का तरीका है, 2 वर्ष का समय है, 4% की रेट हो तो 4 प्लस में 4 गुणा में 4 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस 4 गुणा 4/100 आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 8.16। देखो ये 0.16 ज़्यादा है कि नहीं है, यानी कि इतना परसेंट। चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को मूलधन का इतना मिलेगा, जबकि साधारण ब्याज ओनली 8% ही मिलेगा। अंतर किसकी वजह से आ रहा है बता सकते हो क्या? ये जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? अंतर कितना आएगा? तो सर इन दोनों का अंतर है वो वैसे इस 16% ही तो है, 0.16, यानी कि इनका जो अंतर है वो 0.16% ही है, यानी कि मूलधन का प्रिंसिपल का 0.16%। अब देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे उसका 100 आ जाएगा, ठीक है। इसका 16 किसके बराबर दे रखा है? 20 रुपए के बराबर है, 20 के बराबर कर दो, ये 4 चौक 16, ये आ जाएगा 25, 4 चौक 16 25, 25 25 625, 625 को दोनों करोगे 1250, 1250 ये आ जाएगा आपका 0, यानी कि 12,500, 12,500। देखो सीधी सीधी बात है, 650 को 20 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 12,500 आएगा, यानी कि यही क्या होने वाला है? आपका प्रिंसिपल होने वाला है। यही तो पूछा है आपसे, राशि क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे। अमित चौबे जी की वर्तमान आयु उनकी माँ की आयु की 2/3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। दोनों की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखो बोला है अमित चौबे की वर्तमान आयु उनकी माँ की आयु का 2/3 है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आपसे बोले ना कि वर्तमान आयु उनकी बताओ, तो ऐसे ऑप्शन से कर लिया करो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अमित की उसकी मदर है, अमित है, इसकी एक्स मान लेते हैं और उनकी माँ की आयु का 2/3 है, यानी कि इसके मान लेते हैं 3x, ऐसे मान लेते हैं 3x/2 मान लेते हैं। तो x मान के करते रहोगे तो फिर मतलब थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको, इसलिए आप ऑप्शन से करो कि किस में अमित की आयु देखो ये है और उसकी मदर की आयु ये है। आप बताओ कि उसकी मदर की आयु का 2/3 किस में है। सबसे पहले तो इस कंडीशन को चेक करो, तो मदर की आयु का 2/3 करूंगा, 2/3 कितना हो जाएगा? 15, 15 दूनी 30, इसमें आ रहा है सर, तो आंसर हो सकता है। इसका 2/3 करूंगा सर, ये भी आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। इसका 2/3 करूंगा, देखो ये भी आ रहा है, आंसर हो सकता है। ये भी आ रहा है सर, ये तो पहली कंडीशन तो दोनों में हो रही है। जबकि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु बताओ सर, ये 40 साल का हो जाएगा और उनकी माता जी जो है 55 साल की हो जाएंगी। क्या अनुपात आपका 5:7 है क्या? कभी नहीं आएगा, 5:7 कभी आएगा ही नहीं आपका। इसमें देखो 10 वर्ष बाद मेरे भाई ये 50 साल का और ये 70 साल का, ये देखो अनुपात आपका 5:7 आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। इसमें भी आपका देखो 60 से कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो आपका 52, ये तो कभी जीवन में नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन सब में सेटिस्फाई कर गई, हो सकता था पहली से भी आंसर आ जाता आपका, या 2 ऑप्शन कट जाते, ठीक है, लेकिन दूसरी से आपका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट होगा, चाहे वो पहला आ जाए, पहले पे टिक करके आगे बढ़ जाओ, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो ऐसे तो बनाना है इजी तरीके से। इसको बना दीजिए फिर क्वेश्चन नंबर, इसको बना दो भाई, फटाफट बना दो, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे तो सिंप्लीफिकेशन है। 6.3 गुना में 6.3 गुना में 6.3 2 गुना में 6.3 गुना में 3.7, और आपको दे रखा है 3.7 गुना 3.7। देखो 6.3 है, यहाँ भी 6.3 है, अगर इसको a मानता हूँ तो a गुना में a हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 गुना में a गुना में, इसको मैं मान लेता हूँ b, तो ये हो जाएगा b गुना b। अब ध्यान से देखोगे ना तो एक फॉर्मूला बन गया, देखो यहाँ पे a² प्लस में 2ab प्लस में b²। आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, आपको थोड़ा फॉर्मूला बनाना है। ये किसका फॉर्मूला होता है सर? ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आप a प्लस बी कर लीजिए, 6.3 प्लस में 3.7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 10, 6 और 3 10, आपका
10 हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका 100 हो जाएगा। देखो कितना ईजी हो गया, कितना ईजी हो गया। लेकिन ऐसे करते तो आधा जीवन आपका इसमें बीत जाता, बताओ। ठीक है, तो ये नहीं करना है। और ये आज का आपका सेशन था, कैसा लगा सभी को एक बार सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका रिदम नहीं टूटा होगा, आपने अच्छे से रिवीजन इसका करा होगा। ऐसे ही आपको रिवीजन करना है, आपकी एग्जाम पास में है तो आपको हल्के में नहीं लेना है चीज़ों को। ठीक है, ये आपका जो है संकल्प बैच है एसएससी एग्जाम 2025 के लिए। बाकी जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसकी क्लासेज प्रॉपर डेमो भी चला है, आप डेमो भी देख लीजिए और आप जो है ऐप पे भी जाके देख सकते हो क्लासेज। चलिए, इस सारे कोर्सेज एसएससी मेकर के ऐप पे अवेलेबल हैं, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो। अगर आप मैथ और रीजनिंग स्पेशल पढ़ना चाहते हो तो कॉम्बो बैच ले लीजिए 500 रुपये में, बहुत अच्छे से अजय सर ने आपको मैथ और रीजनिंग सिखाया है। ठीक है, ये सारी क्लासेज आपकी थी, कैसी लगी आपको ये क्लासेज एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और जो बच्चे एसएससी मेकर का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना, एसएससी मेकर का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्रम वाइज और बहुत ही आसान तरीके से मिली हुई है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आज की आपकी क्लास थी, कैसी लगी सभी को एक बार सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।